हेलो बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th की बोर्ड सीरीज में 6th चैप्टर डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। 40 से 50 मिनट के इस वीडियो में आज हम इस क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डीसी सर्किट डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 से 5 मार्क्स, थियरी का एक अलग वेटेज है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में इन चारों पांचों टॉपिक का एक न्यूमेरिकल तो श्योर शॉट आएगा ही आएगा, चाहे वो किरचॉफ का हो, चाहे वो पोटेंशियोमीटर का हो, चाहे वो मीटर ब्रिज का हो, व्हीटस्टोन का हो, या फिर इलेक्ट्रिक सेल का हो, या फिर कोई 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है। तो ये टॉपिक आपके क्लास 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और 90% बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम ही रहती है। ठीक है, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके न्यूमेरिकल में आती है। तो हम आज इस क्लास में 1 बाय 1 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिससे आने वाले टाइम पे टाइमली आपको वीडियोज विदाउट एनी कंफ्यूजन मिल सके, क्योंकि इस बात की गारंटी है कि बोर्ड में आने वाला 100% न्यूमेरिकल इस वीडियो के कंटेंट से ही होगा। क्लियर? तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को दें एक नई उड़ान। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का इस टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल से अब क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा, इलेक्ट्रिक सेल में जैसे ये है, बाकी इसके फंक्शन को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दो, एक कैथोड और एक एनोड होती है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन रॉड्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। इनके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड यानी प्लेट्स के बीच में किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी हम अगर ई से डिनोट करें तो दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी ये भी पोटेंशियल की ही तरह वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और एक टर्म इसमें आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी ये तो जो आप फंक्शन है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोड्स क्या है, ये कैसे बनाए जाएंगे, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में जो हमारा रोल है, हम सर्किट में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। या तो ऐसे होगा ई आर, या तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे बना होगा और ई कॉमा आर लिखा होगा, और कहीं कहीं पर सिर्फ ई लिखा होगा। तो इस सर्किट का, इस सिंबल का मतलब है कि निग्लेक्टेड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे कोई भी सेल है, मान लिया एक ये सेल है बेटा ई और आर, और इस सेल से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर। तो सेल में जो करंट फ्लो करेगी, करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द ई अपॉन आर प्लस आर। या अगर मल्टीपल हमारे पास सेल हैं तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक सेल में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जब भी हमें फाइंड करना होगा तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेल में जो फ्लो कर रही है उससे फाइंड कर लेंगे। और दो मोड होता है सेल का। सपोज दैट हमारे पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन का दो मोड है। एक, हमने चार्जिंग में लगा दिया, मोबाइल हमारा चार्ज हो रहा है, यानी जो मोबाइल में सेल लगा है वो चार्ज हो रहा है। चार्जिंग हटा दिया और यूज करने लगे, अब हमारे मोबाइल की सेल, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये पता कैसे करेंगे? जैसे ये सिंबल है, अगर करंट का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा तो यहां पर चार्ज हो रहा है। इसके लिए जो V होगा
दैट इज E माइनस आई आर, और इस केस के लिए जो V होगा दैट इज E प्लस आई आर, और यहां पर V को बोला जाएगा बेटा टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल, यानी सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। एक बेसिक फार्मूला ये, एक बेसिक फार्मूला ये, और एक है ये दोनों तीनों फार्मूले सेल के बेसिक फार्मूले हैं जिन्हें हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद बेटा सेल का कॉम्बिनेशन जैसा भी आपने देखा, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, तो ध्यान से रहे, हम यहां पर एक कॉम्बिनेशन इसका सीरीज में पढ़ रहे हैं और दूसरा पैरेलल में बेटा। तो सीरीज में फर्स्ट कंडीशन जब हमारे पास इक्वल सेल होंगे, इक्वल या आइडेंटिकल, मान लिया हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 या 1000 आइडेंटिकल सेल हैं, यहां पर हमने मान लिया कि लेट एन आइडेंटिकल सेल, तो जैसे हमने इधर मान लिया E, R, फिर E, R, फिर E, R, ऐसे n सेल कनेक्टेड हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हमें यहां पर E इक्विवेलेंट और स्मॉल r इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बेटा सीरीज में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर में भी और रेजिस्टेंस में भी, सीरीज में वोल्टेज या ईएमएफ डिफरेंट होगा, तो जब टोटल फाइंड करना है तो सबको हम ऐड करते जाएंगे, यानी E प्लस E प्लस E प्लस E, अगर हमारे पास n सेल है यानी NE, और रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर आपके पास n सेल है तो स्मॉल r इक्विवेलेंट यानी NR, ठीक है। और I कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास फार्मूला है ही E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, और हम करंट को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अदर हैंड इफ वी हैव अनइक्वल सेल, और अनइक्वल सेल के दो मेथड हैं, एक तो लाइक पोलैरिटी, माने E1 है R1 है, E2 है R2 है, और एक अनलाइक पोलैरिटी। अनलाइक का मतलब देखिए टर्मिनल चेंज हो गया, अगर दोनों में ध्यान से देखेंगे तो पोलैरिटी चेंज हो गई बेटा। यहां पर E1 माइनस प्लस फिर माइनस प्लस से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड सेम पोलैरिटी। यहां पर माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया, दैट इज कॉल्ड डिफरेंट पोलैरिटी। डिफरेंट पोलैरिटी में ईएमएफ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी R इक्विवेलेंट चाहे इसमें निकालें R1 प्लस R2 होगा, यहां पर भी R1 प्लस R2 होगा, लेकिन ईएमएफ इक्विवेलेंट के लिए यहां पर अगर पोलैरिटी सेम है तो E1 प्लस E2, यहां पर अगर पोलैरिटी डिफरेंट है तो E1 माइनस E2, वो भी ध्यान देना है। इफ E2 इज ग्रेटर देन E2 माइनस E1, पोलैरिटी का ध्यान देना है, ठीक है। दूसरे तरफ पैरेलल, पैरेलल में भी अगर फर्स्ट केस हमारे पास सेल कौन सा है बेटा, आइडेंटिकल, मान लिया हमारे पास n सेल है इस तरीके से E R, ऐसे ही हमारे पास n सेल है और इसको एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया। तो बेटा जब पैरेलल में होता है तो वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो यहां E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E, यानी हमारे पास 10 सेल हो, 50 सेल हो, 1000 सेल हो, इक्विवेलेंट ईएमएफ कैपिटल E ही होगी। और R इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, अगर n सेल है तो n अपॉन R, तो R इक्विवेलेंट इज R अपॉन n, और इस फार्मूले से हम करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मान लिया कभी करंट की प्लेस पे पोटेंशियल पूछे, कुछ भी पूछे, तो उसे हम सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अगली तरफ, इसमें भी जब हमारे पास अनइक्वल आ जाएगा, यानी इस तरीके से एक सेल है E1 R1, दूसरा इधर है E2 R2, अब इसका E इक्विवेलेंट फाइंड करना है। R इक्विवेलेंट तो हम आराम से इसी से निकाल देंगे 1 अपॉन R1 प्लस, लेकिन जब E इक्विवेलेंट की बात आएगी भाई तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन
R1 प्लस R2, और इस फॉर्मूले से हम E इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब हमारे पास मोर देन 2 सेल होंगे, सिंगल सेल में तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, मोर देन 2 सेल में फिर हम इस तरीके के न्यूमेरिक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा सेल। जैसे अब हम बात करें बेटा एक न्यूमेरिकल की, ठीक है, ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 सेल हैं। एक सेल है जिसका की ईएमएफ E है, वोल्टेज रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल है ईएमएफ E ही है, R2 है। एक सेल से कनेक्टेड है कैपिटल R से, ठीक है। और यहां पर पहले सेल से एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, और क्वेश्चन में लिखा है कि वोल्ट मीटर रीड्स 0, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल r1, स्मॉल r2 एंड कैपिटल R। फाइंड रिलेशन बिटवीन स्मॉल r1, स्मॉल r2 एंड कैपिटल R। तो बेटा अब यहां पर सिंगल सीरीज में है तो एक ही करंट जाएगी I, ध्यान से देखना। अब हम इसका टर्मिनल वोल्टेज अगर फाइंड कर लें तो यहां पर चार्जिंग ही हो रहा है, तो V1 इज इक्वल टू E माइनस आई R1, E माइनस आई R1 बेटा। और हमें पता है कि V1 यानी इसका वोल्टेज हमारा 0 है, दैट इज इक्वल टू 0, तो E इज इक्वल टू आई R1। तो I की वैल्यू आ गई E अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन से हमें I की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल E मिल गया। और अब हमारे पास ये सेल है बेटा, ये क्या है, सेल है। सेल की केस में अगर हम करंट निकालते हैं तो दोनों सेम पोलैरिटी के सेल थे, E प्लस E, 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट। तो I दोनों सेम ही हो जाएंगे, E अपॉन R1, E से E कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 2R1, R प्लस R1 प्लस R2। अगर हम शिफ्ट करें तो R इज इक्वल टू 2R1 माइनस R1, R1 माइनस R2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R, स्मॉल R1 एंड स्मॉल R2। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, और बोर्ड में कई बार इससे रिलेटेड एकदम से आसान न्यूमेरिकल, आप कह सकते हैं कि बहुत ही आसान, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता हो, तरीका पता हो, आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सेल के न्यूमेरिकल्स में बहुत परेशान नहीं किया जाता। एकदम से केवल टर्मिनल वोल्टेज वगैरह का फॉर्मूला गलत ना करें तो गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे बेटा, ठीक है। अब कभी कभी लिख देंगे कोई भी न्यूमेरिकल है, कुछ कंडीशन दे दिए, मैक्सिमम मिनिमा इस तरीके से लिखा होगा। तो अगर कभी 2 कंडीशन कनेक्टेड है, बोल दें कि मैक्सिमम करंट के लिए, तो मैक्सिमम करंट के लिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल r इक्विवेलेंट की भी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। आगे अब सेकेंड टॉपिक जो है सेल के बाद, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% कोई भी पेपर बच गया तो बच गया, अदरवाइज 100% उससे क्वेश्चन आ ही जाता है। जब जब आप एग्जाम की बात करेंगे और क्लास 12th का पेपर बन रहा है, चाहे वो बोर्ड के लिए हो या फिर प्री बोर्ड अभी आपके हो रहे हैं, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लिया जाता है। उसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। क्या नाम है उसका? किरचॉफ्स लॉ। ध्यान से देखना बेटा, और ये अभी सीख जाओगे। आप सिर्फ 5 से 6 मिनट ध्यान से स्क्रीन पर ध्यान रहे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 5 से 6 मिनट में आप किरचॉफ्स लॉ का कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन 4 से 5 मिनट आपको बोर्ड पर ध्यान देना है। बोर्ड पे एकदम फोकस्ड रहे, आराम से न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। अप्लाई करना सीखना है बस। अप्लाई करना अगर आपको आ गया तो कभी भी किरचॉफ्स लॉ में प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा किरचॉफ्स लॉ में 2 रूल हैं। पहले का नाम है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, या इसी का नाम होता है नोड रूल, या इसी का नाम होगा KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ।
कभी कभी ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि ये किस पे डिपेंडेंट है, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है। तो ये है कि जैसे कोई जंक्शन है, सर्किट का जंक्शन का मतलब 2 से ज्यादा वायर एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो। जंक्शन ऐसे भी समझ लो, कभी भी आप जब जंक्शन पढ़ते हैं नॉर्मली चीज, तो रेलवे जंक्शन है, स्टेशन है, तो उस पर क्या होता है, क्यों जंक्शन लिखा होता है। जंक्शन वही है जहां पर 2 से ज्यादा तरफ की लाइनें आके मिलती हैं। सिर्फ एक स्टेशन से एक ट्रेन आई और एक चली गई तो वो जंक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जंक्शन का मतलब हुआ कि मोर देन 2 वायर्स आर कनेक्टेड एट सेम पॉइंट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन ऑफ द सर्किट। तो ये जंक्शन है, मान लिया I1 करंट एंटर कर रही है, I2 एंटर कर रही है, I3 बाहर की तरफ, I4 बाहर की तरफ। तो जंक्शन रूल का मतलब हो गया नेट करंट अबाउट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी 0, यानी सिग्मा I इज इक्वल टू 0। या दूसरा स्टेटमेंट अगर यहीं से लिखें, एंटरिंग करंट को पॉजिटिव ले लें तो जो बाहर की तरफ करंट जा रही है दैट इज टेकन नेगेटिव। तो एक और स्टेटमेंट यहां से आ गया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जितनी करंट जंक्शन की तरफ आ रही, यानी सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। यानी सीधी सी बात हम कहें, कहीं पे भी KCL अप्लाई करना है तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। सिंपल सा फंडा, फर्स्ट रूल आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, आपको कुछ करना ही नहीं है। और अगर कभी पूछ लिया कि किस पे बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंडेंट है। सेकेंड रूल यही लगाना आ जाए, बस किरचॉफ का काम हो गया। लूप रूल बेटा बहुत ही आसान। मैं आपको बात करूं तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको मेश रूल और लूप रूल अगर समझ में आ जाए। ध्यान से देखिए, मान लिया हमारे पास एक सर्किट ये है, लूप यानी क्लोज है, ऐसे हमने बना दिया। एक रेजिस्टेंस यहां R1 है, R2 है, सेल का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। बहुत ध्यान से समझना बेटा, किरचॉफ्स लॉ में अगर आपको मेश रूल, लूप रूल या दूसरा नाम इसी का है KVL अप्लाई करना आ जाए तो ये टॉपिक बहुत आसान है और 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपको 2 मिनट के अंदर में मिल जाएगा और 100% मार्क्स मिल जाएगा। और अगर ये नहीं समझ में आया तो आप किताब से कितनी भी कोशिश कर लो कि क्यों हो रहा है, कैसे न्यूमेरिकल लग रहा है, तो आपको दिखेगा कहीं प्लस था तो यहां माइनस है, कहीं माइनस था तो यहां प्लस है। आप हो सकता है कि आप डिफरेंट मेथड से कुछ पढ़े हो, मैं जो बता रहा हूं बस उसी को फोकस करना है और न्यूमेरिकल 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेथड अलग हो सकता है, इक्वेशन कॉमन आएगी, आंसर कॉमन आएगा। चेक करिए, नाम लिखा लूप रूल। तो लूप का मतलब है कि जैसे यहां से हम चले और फिर कहीं से घूम के आए, यहीं पहुंच जाए तो हमारा लूप कंप्लीट हो गया। अब हम चाहे क्लॉकवाइज घूम के आए, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज घूम के आए, लूप हमारा दोनों बनेगा। तो ये कोई रूल नहीं होता है कि लूप को क्लॉकवाइज लेना है कि लूप को एंटी क्लॉकवाइज लेना है। आप चाहे जैसे लें, लूप लेना है। यानी हमको यहां से चलना है, हम चाहे ऐसे आके यहां पर क्लोज करें, चाहे इस तरीके से आके यहां पे क्लोज करें, हम अभी यहां पर क्लॉकवाइज ले रहे हैं लूप। और करंट यहां से फ्लो करेगी, मान लिया I नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये जंक्शन तो है नहीं बेटा, जंक्शन तो है नहीं, सिंगल सर्किट है, तो करंट यही I यहां भी आएगा, यही करंट यहां, ये भी जंक्शन नहीं है, करंट I, ऐसे करंट रोटेट करती रहेगी। अब ध्यान समझना, सिर्फ 4 पॉइंट, साइन कन्वेंशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम, हमें करंट नहीं देखनी है, हमें लूप देखना है। अगर हमारा लूप सेल के नेगेटिव में एंटर करेगा तो -E लेंगे, अगर हमारा लूप पॉजिटिव में एंटर करेगा तो +E में लेंगे। अगर हमारा लूप करंट की डायरेक्शन में होगा तो यहां पर वोल्टेज +IR लेंगे। अगर हमारा लूप करंट के अपोजिट में होगा तो हम यहां पर -IR लेंगे। सिर्फ 4 कन्वेंशन। EMF की केस में अगर लूप
हमारा जो लूप है वो सेल के नेगेटिव पॉइंट पे एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा, देन वी टेक माइनस ई। पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा, देन वी टेक पॉजिटिव ई। रेजिस्टेंस की केस में जो वहां वोल्टेज अप्लाई होगा आई आर, अगर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में है तो प्लस आई आर, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आई आर, क्योंकि इसका स्टेटमेंट है नेट वी प्लस माइनस नेट ई विल बी जीरो फॉर एनी क्लोज्ड लूप। अब अप्लाई कैसे करेंगे देखिए, यहां से एंटर किया, लूप देख रहे हैं किसमें एंटर किए, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग लूप हमारा माइनस में यानी माइनस ई। इस स्मॉल आर की वजह से भाई क्या होगा, वोल्टेज, तो आई करंट है, आर है तो आई आर, और देखो करंट इधर जा रहा है, लूप भी सेम जा रहा है, प्लस आई आर, यहां भी सेम है प्लस आई आर टू, आगे भी सेम है प्लस आई आर वन, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, लूप रूल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल में देखेंगे और ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। बस इसी मेथड से न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करना है अपने आप। और ये किस पे डिपेंडेंट है बेटा, अगर एक मार्क्स में कभी पूछा जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक मार्क्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि Kirchhoff's law depends upon, तो फर्स्ट लॉ डिपेंड्स अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड सेकेंड लॉ डिपेंड्स अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ, नेट करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी जीरो, एंड लूप रूल, नेट वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ एनी क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी जीरो। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद आप चाहे जितने न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करें आराम से सॉल्व हो जाएगा भाई। ये करंट एक लूप सर्किट है, न्यूमेरिकल आ गया, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच ऑफ गिवन सर्किट। 10 वोल्ट 1 ओम, 20 वोल्ट 2 ओम, 9 ओम 18 ओम एंड 5 ओम। ठीक है भाई, करंट इन ईच ब्रांच। अब बेटा आपके पास दो सेल हैं, एक सेल से मान लिया करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहां से यहां गई I1, इस सेल से यहां से करंट आई I2। अब ये जंक्शन हो गया, 3 वायर कनेक्ट हैं, तो ये I1 और I2 दोनों मिलके इधर चले गए, मान लिया I3, तो फिर इधर I2 यही यहां तक जाएगी I2, और फिर यहां डिवाइड हो जाएगी I1, यही यहां जाएगी I1। तो ये जंक्शन है, सबसे पहला काम अप्लाई KCL एट P, ये P है ये Q है, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट I1 आ रही है, एंटरिंग करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, खुद ही देख लो। कहने के लिए बच्चा कहता किरचॉफ्स बहुत टफ है, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और गलत भी नहीं होगा। अगर 4 पॉइंट आपको याद है, लूप रूल की साइन कन्वेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, किरचॉफ लॉ से आसान कोई टॉपिक 12th की फिजिक्स में है ही नहीं, और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। चलिए अब आपको 3 अननोन सॉल्व करना है बेटा, I1, I2 एंड I3, एंड वी आपको 3 अननोन सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, एंड ऑलरेडी वी हैव 1 इक्वेशन, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी वी रिक्वायर 2 मोर लूप। तो हमारे पास एक ये छोटा लूप, एक ये छोटा लूप, एक बड़ा लूप, लेकिन हम सिर्फ 2 लूप और हमें चाहिए, तो हम छोटे लूप को ले लें, एक ये लूप नंबर 1 एंड सेकेंड लूप नंबर 2। तो हम सबसे पहले अप्लाई KVL इन लूप 1। अब इधर छोड़ दो, अभी सिर्फ मेश रूल लूप रूल को फर्स्ट में लगाएं, उसी मेथड से यहां से एंटर किए, लूप देखो लूप हमारा ऐसे चल रहा है, किसमें एंटर किए, नेगेटिव, तो -10। इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा 1 इंटू R1, 1 इंटू I1, करंट I1 है। अब लूप और करंट सेम है तो प्लस, अब इस रेजिस्टेंस में करंट क्या है I3, और लूप और करंट सेम है, प्लस 5I3। आगे बढ़े, यहां भी I1 सेम है, प्लस 9I1 इज इक्वल टू 0। I1 9I1 10I1 प्लस 5।
I3 की वैल्यू यहां क्या निकाले हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10 उधर चला गया, तो 10I1 प्लस 5I1 15I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 10। अगर हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें, 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। आप कोई भी बुक उठाएंगे, आप किसी भी टीचर का नोट्स उठाएंगे, आप पूरा लेक्चर देख डालेंगे, आप किसी भी मेथड से किरचॉफ की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मेथड अलग हो सकता है, यहां ऊपर प्लस माइनस अलग हो सकता है, लेकिन ये फाइनल इक्वेशन कॉमन आएगी। एग्जाम में एग्जामिनर 1 मार्क्स यहां देगा, 1 मार्क्स यहां देगा, 1 मार्क्स थर्ड इक्वेशन पे देगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। लूप 2 में लगाएं फिर से, इन लूप 2 यहां से स्टार्ट करें, आपका लूप ऐसे चल रहा है, लूप किसमें एंटर किया, प्लस में, तो प्लस 20, 2 ओम में करंट कौन से जा रहे हैं, I2, अब लूप ऐसे जा रहा है, करंट अपोजिट आ रही है, -2I2, यहां भी लूप हमारा ऐसे आ रहा है, करंट अपोजिट, -18I2, आगे बढ़े सेम, करंट और लूप डिफरेंट है, 0, तो 2 और 18 -20I2 -5, अगेन I3 की वैल्यू पता है, I1 प्लस I2 -20, माइनस कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया, 5I1 प्लस 5I2 और 25I2 इज इक्वल टू 20, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 4, यानी I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। आपके पास 3 इक्वेशन है, 2, तो 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, किसने कॉमन करना है, 3I1 3 से, तो 3I1 प्लस 15I2 इज इक्वल टू 12, और सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल, I1 माइनस 14I2 माइनस 10I2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 14, यानी 5/7 एम्पियर। इसी को किसी एक में रख दो, I1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5I2, यानी 28 माइनस 25/7, यानी 3/7 एम्पियर, और I3 इज इक्वल टू ऊपर पहले ही निकाल चुके हैं, I1 प्लस I2, यानी डिनोमिनेटर सेम है, 8/7 एम्पियर, और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो गया। बस गलती कहां नहीं करनी है, साइन को लेने में, प्लस और माइनस को लेने में। 4 पॉइंट याद करिए, एक बार से 2 बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, इस टॉपिक को 5 मिनट का गारंटी लेता हूं, कोई भी न्यूमेरिकल उठा लीजिएगा किरचॉफ्स लॉ का, और आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको लगेगा कि फालतू में हम किरचॉफ से डरते थे, किरचॉफ से आसान तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, पहली चीज ये होता क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या क्यों यूज करते हैं, तो बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इससे हम क्या करते हैं, किसी भी वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो वहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करते हैं, और हम अननोन का रेजिस्टेंस आराम से सॉल्व कर लेते हैं, आराम से फाइंड कर लेते हैं किसी भी प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो ये इसका काम ही होता है अननोन का रेजिस्टेंस फाइंड करना, ये यूज ही उसीलिए किया जाता है बेटा। ठीक है, इससे अननोन का रेजिस्टेंस ही फाइंड करने के लिए ये यूज होता है हमेशा। आपको प्रैक्टिकल में भी ये कराया जाता है, तो प्रैक्टिकल में भी इसका यही काम होता है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो वहां पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज कर लेते हैं और आराम से निकल जाता है। तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज हमें पढ़ना है, व्हीटस्टोन ब्रिज के 2 एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस, मान लिया एक रेजिस्टेंस हमारा है P, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है Q, यहां पर एक रेजिस्टेंस है R, एक रेजिस्टेंस यहां पर है S। चारों को ब्रिज फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं पैरेललोग्राम की साइड से, यहां पर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर, और दूसरे डायगोनल से लगा देते हैं एक इलेक्ट्रिक सेल, और इसमें करंट फ्लो करती है I मान लिया, तो यहां से I1, यहां से I2। अब कंडीशन होती है Mn, अगर किसी कंडीशन में इफ Vm इज इक्वल टू Vn या गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन
no deflection, then bridge is said to be balanced bridge. और इस कंडीशन में P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी गैल्वेनोमीटर में अगर करंट नहीं फ्लो कर रही है या फिर M और N दोनों पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू कॉमन है, तो उस केस में हमें क्या लेना है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और कभी कभी बेटा इसके कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा न्यूमेरिकल दे देते हैं, ठीक है, कुछ करना ही नहीं होगा, सीधा सीधा न्यूमेरिकल आ जाएगा और आपसे कोई ना कोई एक अननोन रेजिस्टेंस पूछ लेंगे, उसकी वैल्यू पूछ लेंगे। जैसे आपको हम बताएं 2006 में एक न्यूमेरिकल आया इस तरीके से, एक R1 था, ऐसे बना दिए, जरूरी नहीं कि वो इस तरीके से बना हो तभी हम सॉल्व करेंगे, ऐसे है, फिर यहां पर एक ये है, इस तरीके से यहां सेल लगा दिए और आपको दिया है इसकी वैल्यू 2 ओम, इसकी वैल्यू 5 ओम, इसकी वैल्यू X, इसकी वैल्यू 15 ओम, N है, M है, और क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन द सर्किट गिवन सो दैट फंक्शन ऑफ M एंड N आर एट सेम पोटेंशियल। अब यहां दिख गया, अगर इस तरीके से देखें तो सर्किट को केवल वहां से ऐसे बना दिए, M और N पे है, इसका मतलब ये काम खत्म। 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू X अपॉन 15, X इज इक्वल टू 15 टू 30 अपॉन 5 6 ओम, और 3 नंबर का न्यूमेरिकल यूं सॉल्व। सिर्फ आपको याद रखना है, या तो लिख देंगे कि बैलेंस ब्रिज, अगर नहीं लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल जब कभी आएगा तो इस तरीके से आएगा, एकदम बेसिक फार्मूले पे, यानी अगर बैलेंस ब्रिज है तो दोनों का रेशियो सेम होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मान लिया कभी इस तरीके से दे दिया, एक और न्यूमेरिकल देख लो, ऐसे है, ऐसे है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर लगा है, यहां पर लगा दिए हैं सेल, और MN फिर सेम VM इज इक्वल टू VN, देन फाइंड X, और X यहां पर लगा है बेटा, X 3 5 ओम 10 ओम एंड 20 ओम। आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है, X कनेक्टेड है 5 से पैरेलल में। तो बेटा अभी के लिए इन पूरे रेजिस्टेंस को मान लें हम R इक्विवेलेंट। तो अगर दोनों का वोल्टेज सेम है तो बैलेंस ब्रिज है, यानी 3 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 अपॉन 20, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन X, तो 1 अपॉन X इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी 6 माइनस 5, तो 5 माइनस 6 अपॉन 30 माइनस 1 अपॉन 30, X इज इक्वल टू माइनस 30, बट आंसर हम 30 ओम लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस में प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ये हम अपने मन से न्यूमेरिकल बनाए थे इसलिए माइनस आ गया, लेकिन अगर कभी आपसे भी सॉल्व करने में R की वैल्यू माइनस में आ रही है तो आप एज इट इज छोड़ देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हीटस्टोन का न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है। अगली कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज के ही 2 एप्लीकेशन है, एक होता है मीटर ब्रिज और एक होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब आपके सिलेबस में नहीं है, मीटर ब्रिज आपके सिलेबस में है, तो मीटर ब्रिज हमें पढ़ना होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स अब नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज ये किसका प्रिंसिपल है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज का, यानी बाय यूजिंग मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और ये बेस्ड किस पे है, बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज पे डिपेंडेंट है, बेस्ड है, और इसका न्यूमेरिकल कंप्लीटली व्हीटस्टोन से ही सॉल्व करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल इसमें लगाना है और कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है, उसी से सॉल्व हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल बेटा। तो इसमें क्या करना है, एक मीटर रेंज होती है, प्रैक्टिकल में किया है, लेफ्ट साइड के पॉइंट को A B
राइट साइड के गैप पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। राइट साइड के गैप में वो वायर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस अननोन है यानी एस। बीच से वायर लेते हैं गैल्वेनोमीटर और उस पर जॉकी लगा देते हैं जिसको टच कराते हैं। लेफ्ट साइड आपका सेल होगा, उससे कोई मतलब यहां पे नहीं है। जॉकी को स्लाइड करके ले जाएंगे, जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 हो गया वो पॉइंट कहलाता है नल पॉइंट या बैलेंस लेंथ, नल पॉइंट। तो हम यहां पर अगर देख लें लेट रेजिस्टेंस ऑफ एजे इज इक्वल टू पी, तो कितना आ जाएगा रो एल अपॉन ए। वायर सेम है, ये 0 था, ये 100 सेंटीमीटर है, तो वायर सेम है तो आर बीजे कितना हो जाएगा, रो वही रहेगा, एल की जगह 100 माइनस एल अपॉन ए। तो अब ब्रिज बैलेंस हो गया, तो उस केस में आर अपॉन एस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और पी की वैल्यू है रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू है रो 100 माइनस एल अपॉन ए से ए, रो से रो। अगर रेसिप्रोकल कर दें तो एस अपॉन आर 100 माइनस एल बाई एल, तो एस का न्यूमेरिकल हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो आपको यह तरीका अगर कभी आ गया एक्सप्लेन मीटर ब्रिज, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। न्यूमेरिकल के लिए आप आर और एक्स ना याद रखें, आप ऐसे याद रखें, मान लिया लेफ्ट गैप के रेजिस्टेंस को हमेशा आर मानना, राइट गैप को एस मानना, आपका ये आ गया। बैलेंस पॉइंट लेफ्ट साइड से देखते हैं एल, तो इस केस में एस इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। मान लिया अगर कभी न्यूमेरिकल में आर अननोन छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, एस की वैल्यू रख दो, आर निकाल दो। कोई भी मान लिया, जैसे अभी हमने बताया इसी में आर लगा दिया, एस लगा दिया, एस से एक पैरेलल में जोड़ दिया एक्स। अब आपसे कुछ अननोन छोड़ देंगे, एल है, तो यहां पर वही चीज एस की जगह अब एस एक्स अपॉन एस प्लस एक्स इज इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल, चूंकि पैरेलल था और न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इससे एकदम फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, यानी इसका भी न्यूमेरिकल कंप्लीटली व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही डिपेंडेंट है। सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक नहीं है, आईएससी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ये क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सर्किट डिवाइस। ठीक है, अब ये इसका प्रिंसिपल बड़ा ध्यान से समझना। इसका प्रिंसिपल जो है बेटा, व्हेन कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू यूनिफॉर्म वायर, then potential gradient यानी E upon L, EMF upon length या V upon L remains constant। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? When constant current is flowing through uniform wire, then uniform potential gradient remains constant। आपके एग्जाम में जो थियरी बेस्ड आता है, दो कंडीशन के लिए आएगा। पहला आएगा फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ, और दूसरा पूछता है फॉर डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जब 3 मार्क्स में थ्योरी एक्सप्लेन करने को आएगी तो या तो बोलेंगे कि एक्सप्लेन पोटेंशियोमीटर फॉर कंपेयरिंग ईएमएफ, तो प्रिंसिपल तो दोनों का कॉमन है, काम फंक्शनिंग दोनों का कॉमन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों का डिफरेंट है। जरा ध्यान से देखिएगा। उसका न्यूमेरिकल करने का मैं एक अलग तरीका बताऊंगा। 1 नंबर वाला न्यूमेरिकल तो दोनों के फार्मूले से हो जाएगा, लेकिन 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल कभी भी नहीं होगा, तो उसके लिए मैं अलग ट्रिक बताऊंगा। आराम से न्यूमेरिकल, सिर्फ 4 स्टेप और पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल सॉल्व। तो पहले यहां पर एक आपके पास इस तरीके से डायग्राम बनाइए। यहां पर आपने बना दिया ये बैटरी एलिमिनेटर, यानी ये क्या है? बैटरी। यहां पर आपने लगा दिया बेटा रेहोस्टैट। यहां पर ए टर्मिनल है वही, लेकिन यहां पर वायर 1 मीटर से ज्यादा होगा, तो ये वेंडेड वायर है। ये टर्मिनल है बी, यहां से हमने जोड़ दिया। तो यहां पे भी वही है, ये बैटरी, ये टर्मिनल ए, ये वेंडेड वायर, ये बी,
ये रियोस्टैट, ये सर्किट क्लोज। लेकिन इस केस में क्या करना है, 2 सेल लेना है। मान लिया ये E1 बेटा, और ये की से कनेक्ट हो गया की 1, ये हमारा सेल E2, ये दूसरे की से कनेक्ट हो गया की 2, और दोनों को लगा दिए गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर से क्या कनेक्ट कर दी, जॉकी। अब काम कैसे करेगा, पहले सेकंड स्विच को ऑफ कर दो, पहले को ऑन कर दो, तो E इज इक्वल टू के एल होगा, और के सबके लिए कॉमन होगा क्योंकि वायर सेम है, करंट कॉमन जा रही है, तो E इज इक्वल टू केवल हो जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू के एल 1। यानी इसको जॉकी को स्लाइड करेंगे, जहां G0 वो पॉइंट नोट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू A। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू के एल 2, अगर दोनों को डिवाइड कर दें, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। न्यूमेरिकल अगर आता है तो एकदम से फार्मूला बेस, जैसे बोल दिया कि किसी सेल का EMF 20 सेंटीमीटर नल पॉइंट पे 5 वोल्ट है, तो 60 सेंटीमीटर नल पॉइंट पे कितना होगा, E1 पता है, E2 निकालना है, L1 पता है, L2 निकालना है। किसी किसी न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस दे देते हैं कि किसी वायर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, अगर उसका नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर है, फाइंड रेजिस्टेंस इफ नल पॉइंट इज 80 सेंटीमीटर। तो इसी फार्मूले में हम R1 अपॉन R2 कर देंगे, L1 अपॉन L2। अगर इसका न्यूमेरिकल आता है 1 नंबर में तो सॉल्व कर लेंगे, 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन आता है तो प्रिंसिपल, डायग्राम एंड फार्मूला। यहां एक सेल लगेगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, E, R, और ये पहला की। दूसरा यहां पर लगेगा बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, की 2, फिर से ये गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, तो यहां पर V प्रोड्यूस होगा। तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू के L1, दूसरे के लिए V इज इक्वल टू के L2, तो E अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब बेटा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल दोनों में करंट सेम जाएगी, यानी I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, और यहां इसमें V अपॉन R क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ER VR प्लस VR, तो VR इज इक्वल टू ER माइनस VR, अगर R को कॉमन ले ले तो E माइनस V, तो स्मॉल r इज इक्वल टू R E अपॉन V माइनस 1। बेटा E अपॉन V की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं, L1 अपॉन L2 माइनस 1। अगर 3 नंबर में एक्सप्लेनेशन आएगा दोनों कंडीशन का तो आपके सामने है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं आता है, न्यूमेरिकल इनके फार्मूला बेस्ड आता है, 2 नल पॉइंट दिया है, एक R दिया है, स्मॉल r बताना है, तो फार्मूला बेस्ड 2 कंडीशन कंपेयरिंग का दिया रहेगा तो ये, और 3 नंबर का जब न्यूमेरिकल आएगा तो ना तो ये फार्मूला लगने वाला है ना तो ये फार्मूला लगने वाला है, तब के लिए एक दूसरा फार्मूला, 4 स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व, ओनली 4 स्टेप। अब हम रेजिस्टेंस वायर को ऐसे बना लें, पोटेंशियोमीटर को, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। पहले हमारे पास एक प्राइमरी सेल होगा, हो सकता है न्यूमेरिकल में स्मॉल r न दिया और नहीं दिया होगा तो वैल्यू 0। एक रियोस्टैट वाला रेजिस्टेंस भी दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 0। वायर का रेजिस्टेंस दिया रहेगा हमेशा, RAB एंड LAB, ये हमेशा दिया रहेगा, ये नेसेसरी है। सेकेंडरी सेल जो भी सर्किट में लगा के हम बैलेंस पॉइंट निकाल रहे थे, आगे गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, जॉकी से हमने निकाल दी L। अब कभी न्यूमेरिकल में आपका E अननोन हो, कभी न्यूमेरिकल में E डैश अननोन हो, कभी न्यूमेरिकल में L अननोन होगा, कभी ग्रेडियंट पूछेंगे, कभी वायर का रेजिस्टेंस AB पूछेंगे, कभी LAB पूछेंगे, लेकिन हर स्टेप में करना 4 पॉइंट है। स्टेप नंबर 1 बेटा, अभी नीचे की सर्किट भूल जाओ, ऊपर करंट निकाल लो, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस RAB, सब सीरीज में है। अगर किसी न्यूमेरिकल में स्मॉल r नहीं दिया है तो 0, कैपिटल R नहीं दिया है तो 0, लेकिन RAB तो हमेशा दिया रहेगा। स्टेप 2 VAB निकाल दो, सीरीज में ही है तो करंट सेम होगी, I की वैल्यू RAB की वैल्यू। स्टेप 3
टोटल वायर का के निकाल दो, यानी VAB अपॉन LAB, और ये क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर होल वायर। तो हम चाहे पूरे का निकालें चाहे इतने का निकालें, स्टेप 4 अगर हम इतने का निकालेंगे तो VAJ अपॉन LAJ, और VAJ और ये पैरेलल है तो आ जाएगा E डैश और वो L है। इस 4 स्टेप से जो भी अननोन होगा, कितना भी टफ न्यूमेरिकल रहे, कैसा भी रहेगा, इसी 4 स्टेप से आप आराम से सॉल्व कर लोगे। जैसे मैं बात करूं 2020 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर, ये डायग्राम दिया है, 4 वोल्ट, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम लिखा है, ये रेजिस्टेंस 7 ओम है, यहां आपको ये वायर है AB, यहां पर एक E2 लगा है, यह है 1.5, 2 ओम बेटा। उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर से जॉकी, और इसका वायर का लेंथ है LAB दिया है 2 मीटर, और रेजिस्टेंस ऑफ AB दे रखा है 8 ओम। फाइंड पोजीशन ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, यानी आपको L की वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर आप ध्यान हो भी ये 4 स्टेप ना पता हो, पोटेंशियोमीटर पढ़ा के चैप्टर क्लोज कर दें, ये न्यूमेरिकल उन दोनों कंडीशन से सॉल्व ही नहीं होगा। और अगर ये चारों स्टेप पता है तो गारंटी लेता हूं 4 स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जैसा मैं बताया वैसे ही चलते रहो। स्टेप 1 I निकालो, तो E कितना है? 4 अपॉन 1 प्लस 7 प्लस 8 AB का, तो 4 प्लस 16 1 अपॉन 4 एम्पियर। VAB निकालो, RAB 8 2 वोल्ट, पूरे वायर का K निकालो, VAB अपॉन LAB 2, यानी 1 वोल्ट पर मीटर। अब सिर्फ AJ का निकालो, K इज इक्वल टू VAJ अपॉन L, और K की वैल्यू है 1, यानी VAL इज इक्वल टू VAJ। अब VAJ कैसे निकलेगा, यही प्रॉब्लम यहां पर, चूंकि जो हमने आपको स्टेप बताए वहां पर बेटा, जो स्टेप बताए हैं वहां पर अगर आप ध्यान देखोगे तो वहां पर आपको 2 ओम है, उसमें 2 ओम नहीं था, तो यहां 2 ओम से कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 ओम से कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 2 ओम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर 1.45 वोल्ट है, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा? 1.5, ये आपका आंसर हो गया 1.5 मीटर, क्योंकि VAJ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर, और आपका ये आंसर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन खत्म। आप कैसा भी न्यूमेरिकल होगा, दिया हो ना दिया हो, आप आराम से किसी भी तरीके का पोटेंशियोमीटर का न्यूमेरिकल आप आराम से सिर्फ इस 4 स्टेप की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अगर एक आध दो बार कंफ्यूजन है, 2-1 न्यूमेरिकल खुद से उठाइए और आप सॉल्व करिए, आसानी से आप देख पाएंगे कि आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जा रहा है। किरचॉफ हो, पोटेंशियोमीटर हो, मीटर ब्रिज हो, या फिर सेल हो, उन दोनों केस में न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार 2 बार एक न्यूमेरिकल हो सका और हम देख लें। अगर आप कहें एक न्यूमेरिकल इसका और देख लें, इन्हीं चारों स्टेप की हेल्प से कंफ्यूज करने वाला न्यूमेरिकल यहां पर दे दिया 6 वोल्ट, आगे कुछ नहीं है, एक वायर है AB, LAB दिया है 10 मीटर, और यहां पर भी दे रखा है 3 वोल्ट, गैल्वेनोमीटर, जॉकी, ये भी दिया है 2 मीटर, और फाइंड करना है RAB। क्या फाइंड करना है? RAB। तो ऐसा नहीं है कि RAB का कोई फॉर्मूला है, 1 बाई 1 बढ़िए। पहले I पहला स्टेप 6 अपॉन, अब यहां ना तो स्मॉल आर है ना तो कैपिटल आर है, छोड़ दो, RAB इसी के टर्म में छोड़ दो। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2, और यहां RAB अननोन नहीं था, RAB को छोड़ दो, 2 मीटर अननोन है, यानी L ही बताना है। तो फिर VAB कितना हो जाएगा बेटा? I इंटू RAB, I की वैल्यू है 6 अपॉन RAB मल्टीप्लाइड बाई RAB,
कैंसिल हो गया, 6 वोल्ट। पूरे वायर का के निकाल दें, 6/10 यानी 3/2, 3 जा 2 5 जा वोल्ट पर मीटर, और यही इतने के लिए हो जाएगा 3/L, तो L इज इक्वल टू 5 मीटर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 स्टेप न्यूमेरिकल सॉल्व, टाइम 1 मिनट, चारों स्टेप पता रहे अगर। बाकी अगर इसका 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है तो डायरेक्ट कंपैरिजन वाली कंडीशन पे ही आएगा। तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियोस को बैक कर करके देखें, 100% कमांड आ जाएगी। 2-2 3-3 न्यूमेरिकल पीवाईक्यू के ही सॉल्व कर लें, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर वाकई कितना आसान था, जिसको हम शुरू से ये देखते आए कि ये बहुत टफ है। चाहे वो किरचॉफ हो, चाहे वो पोटेंशियोमीटर हो, मीटर ब्रिज हो, व्हीटस्टोन हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो न्यूमेरिकल आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते चलते फिर एक मैसेज, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्लासेस समझ में आ रही, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब बढ़ाएं, उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आने वाले टाइम तक हम कॉम्पिटिटिव के वीडियोस, न्यूमेरिकल्स के वीडियोस, पीवाईक्यू के वीडियोस और आपका बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस अपने चैनल पर कवर कर पाएंगे। आपका शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे लिए गुरुदक्षिणा है, हमारे लिए कॉन्फिडेंस है। थैंक यू।